Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 12 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री ऑफ शिपिंग मनसुख मांडविया जी ने एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, सारोद पोर्ट्स। सारोद पोर्ट्स लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री ऑफ शिपिंग मनसुख मांडविया द्वारा, जो कि एक विवाद निवारण तंत्र है। सॉरी। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे येलो चेन के बारे में। तो हाल ही में नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अगस्त के महीने में लॉन्च किया है येलो चेन, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सिमिलर है टू फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। इसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एनसीसी के कैडेट्स के लिए लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है DGNCC, जिसके तहत जो भी उनकी ट्रेनिंग वगैरह नहीं हो पा रही है वो इस ऐप के माध्यम से वो देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग्स होना बाकी है। उसके साथ साथ उनका जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है उन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें इस ऐप पे मिल जाएगी। और इस ऐप का सबसे यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पर एक क्वेरी का ऑप्शन है। मतलब कोई भी अगर एनसीसी के कैडेट को कोई भी क्वेरी हो तो वो इस ऐप के माध्यम से उसे पोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो बैक एंड में एक एक्सपर्ट पैनल है वो इन क्वेरीज का जवाब देगा, ताकि जो उनकी ट्रबल्स उनकी क्वेरीज है उसे टाइमली रिजॉल्व किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं सारोद पोर्ट्स के बारे में। तो हम जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री ऑफ शिपिंग मनसुख मांडविया जी ने एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सारोद पोर्ट्स। तो सारोद एक एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। तो सारोद पोर्ट्स को लॉन्च करने का मकसद यही है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं यानी कि जो बात विवाद है मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड वो सही ढंग से टाइमली रिजॉल्व हो जाए और इससे जो हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो और ज़्यादा एनरिच हो जाए। तो यहाँ पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेंगे जिन्हें आर्बिट्रेटर्स कहा जाता है, जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में वो सही ढंग से यानी कि एक फेयर मैनर में सेटलमेंट कराएंगे, जिससे कोई भी पार्टी को ये नहीं लगे कि उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है और सामने वाले का ज़्यादा फ़ायदा। इससे इस टाइमली रेजोल्यूशन से जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये अफोर्डेबल रहेगा दोनों पार्टीज़ के लिए। जनवरी 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट के अमेंडमेंट को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत ये सारोद पोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, 5 स्टार विलेज। हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 5 स्टार विलेज नाम की स्कीम शुरू की है, जिसके तहत वो इंश्योर करेंगे 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। तो इसके लिए हर एक गांव को 5 ग्रामीण डाक सेवक दिए जाएंगे, जिनका काम यही होगा कि वो गांव में घर घर जाके लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जो भी नई स्कीम्स आई हैं या जो नए प्रोडक्ट्स वगैरह आए हैं उनके बारे में लोगों को बताएं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव में पोस्ट ऑफिस का मकसद यही होता है कि वो चिट्ठी वहां पर लोग पहुंचाएं और वहां से लेके जाएं। तो इससे और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए और गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग ने 10 सितंबर को एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है 5 स्टार विलेजेस। इस स्कीम के तहत वो यूनिवर्सल कवरेज इंश्योर करेंगे ऑफ द फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स इन रूरल एरियाज। और इसके तहत जो ये गैप है पब्लिक अवेयरनेस में और रीच ऑफ पोस्टल सर्विसेज में उसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है कि 5 ग्रामीण डाक सेवक को एक एक गांव दिया जाएगा, जो हर एक घर में जाके लोगों को बताएंगे क्या क्या नई स्कीम्स आई हैं और कैसे उन स्कीम्स का वो लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 5 स्टार विलेजेस स्कीम के तहत कौन कौन सी स्कीम्स
आई हैं, जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट वो अपना खुलवा सकते हैं। इसके अलावा एनएससी और केवीपी सर्टिफिकेट्स वो हासिल कर सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स वो खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स भी वो ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट को लिंक किया जाएगा टू इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट। इसके अलावा बीमा जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी वो लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी गांव इनमें से 3 स्कीम्स को अवेल करेगा उन्हें 3 स्टार मिलेगा। 4 स्कीम्स को जो अवेल करेगा उन्हें 4 स्टार मिलेगा, और जो भी गांव 5 स्कीम्स को अवेल करेगा उन्हें 5 स्टार विलेज कहा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, पशुधन से संबंधित मुद्दों पर किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनमें से कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, ई गोपाला लॉन्च किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो पशुधन से संबंधित मुद्दों पर किसानों की सहायता करेगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ई गोपाला नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत जो लाइफ स्टॉक रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर सल्यूशंस मिलेंगे हमारे किसानों को। चलिए बात कर लेते हैं किस टाइप के सल्यूशंस मिलेंगे। जैसे कि अभी भारत में कोई भी ऐसा डिजिटल मैकेनिज्म नहीं है जिसमें लाइफ स्टॉक रिलेटेड सल्यूशंस हमारे किसानों को मिले, उसी के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसमें वो अपने सिलेक्टेड भाषा चुन सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि वैक्सीनेशन की कब कब जो भी पशु हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पशु अगर प्रेग्नेंट है तो उससे कैसे डील करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड, या फिर अगर उनकी कोई बीमारी वगैरह है तो उनसे रिलेटेड सल्यूशंस उन्हें इस मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है ई गोपाला। और इसके साथ साथ उन्होंने एक सीमेंट स्टेशन लॉन्च किया है जो कि है पूर्णिया में, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 84 करोड़ 27 लाख रुपए, जो कि एक 75 एकड़ की ज़मीन पर बनाया जा रहा है। और ये जो फैसिलिटीज़ है, ये जो लैंड है, ये अवेलेबल कराया गया है बिहार सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हुबली रेलवे स्टेशन जो कि है कर्नाटका में, उनका नाम बदलकर रखा जाएगा सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। और इसकी अनाउंसमेंट कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है BS येडियुरप्पा ने 10 सितंबर को की है। हमारे होम मिनिस्ट्री ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। तो चलिए अब बात करते हैं हुबली रेलवे स्टेशन के बारे में। तो ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये साउथ वेस्टर्न रेलवे इसके अंडर में आता है, और इसके अलावा ये एक डिवीजन भी है ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेलवेज। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न रेलवेज ने ये भी कहा है कि जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तब उस हिसाब से स्टेशन का नाम भी बदल कर रखा जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगहों के नाम बदले गए हैं। तो भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदल के हो गया है राजा भोज। नया रायपुर का नाम बदल के हो गया है अटल नगर। इसके अलावा हजरतगंज इंटरसेक्शन का नाम बदल के हो गया है अटल चौक। देवघर एयरपोर्ट जो कि है झारखंड में, उसका नाम बदल के हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। अलीगढ़ का नाम बदल के हो गया है हरिगढ़। शिमला का नाम बदल के हो गया है श्यामला। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल के हो गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। इसके अलावा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर रखा गया है टू अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। और मांडवादी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के हो गया है अब बनारस स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ हाल ही में भारत ने एक की अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रेसिप्रोकल सप्लाईज इन डिफेंस? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, जापान। हाल ही में भारत और जापान ने एक प्री अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रेसिप्रोकल सप्लाईज इन डिफेंस। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे जापान के प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम था शिंजो एबे।
ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री है और जिन्होंने लास्ट मंथ अपना इस्तीफा दे दिया है पीएम पद से, साइटिंग हेल्थ रीजंस। ये इस पद को तब तक होल्ड करेंगे जब तक जापान के कोई नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाए। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में भारत और जापान ने एक लैंडमार्क अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये जो दोनों देश है ये एक दूसरे के बेसिस को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी की डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री मसल है वो बढ़ते ही जा रही है, जो खतरा साबित हो सकती है भारत के लिए। और ये जो अग्रीमेंट है इससे दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ दोनों देशों की जो मिलिट्रीज हैं उन्हें एक दूसरे के बेसिस और फैसिलिटीज़ यूज़ कर पाएंगे रिपेयर और रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं उनमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। ये जो अग्रीमेंट है ये 10 वर्षों के लिए साइन हुआ है और 10 वर्ष खत्म होने के बाद ये रिन्यू हो जाएगा अगले 10 वर्षों के लिए, जब तक कोई भी देश इसमें से अपना नाम वापस नहीं लेती है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी 105। भारत की रैंकिंग 79 से बढ़कर अब 105 पर आ गई है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के हिसाब से भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 के लिए 105 पर है। भारत की जो रैंकिंग लास्ट ईयर थी वो थी 79 पोजीशन में, जो घट के हो गई है 26 स्पॉट्स, यानी कि 26 स्पॉट से घटकर अब 105वें नंबर पर आ गई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहले 5 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो पहली रैंकिंग है हांगकांग की, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पर है स्विट्जरलैंड और 5वें नंबर पर है यूएस। तो चलिए एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं कि भारत की रैंकिंग अलग अलग इंडेक्स 2020 पर क्या क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 144। हेरिटेज फाउंडिंग इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 120। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 40। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 84। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 142। इसके अलावा IMD के वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है 43rd और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 48। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण यानी कि MCAP में 200 बिलियन $US से आगे निकलने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जिन्होंने 200 मिलियन $US का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 10 सितंबर को पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जिन्होंने 200 बिलियन $US का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। 10 सितंबर के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो है 15.3 ट्रिलियन यानी कि $208 बिलियन। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8.75 ट्रिलियन जो कि है $119 बिलियन। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी ने अपनी जगह बनाई है एज द एशियाज रिचेस्ट और दुनिया में वो 5वें नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड। उनकी जो वेल्थ है वो बढ़ के हो गई है $83 बिलियन। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब 40 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स में आती है ग्लोबली, और जो US के कई जाने माने एंटिटीज़ हैं एक्सॉन मोबिल, पेप्सिको, सैप और ओरेकल उनसे आगे है। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, क्रिसिल ने भारत की GDP को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास।
तो चलिए द आंसर इज ई -9% उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो क्रिसिल ने 10 सितंबर को भारत की जीडीपी को आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए टू कॉन्ट्रैक्ट एट -9%। इससे पहले उन्होंने भारत की जीडीपी को अनाउंस की थी एट -5%, लेकिन कोविड-19 का जो स्प्रेड है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है और इसके अलावा जो फिस्कल सपोर्ट है सरकार से वो भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा, इसीलिए उन्होंने अपनी जीडीपी के फोरकास्ट को रिवाइज किया है टू -9%। चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है। सो इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है एट -11.8%, इकरा ने आंका है एट -9.5%, एसबीआई ने आंका है एट -10%, फिच ने आंका है एट -10.5%, इसके अलावा एसएनपी ने आंका है एट -5%, केयर रेटिंग्स ने आंका है एट -6.4% और FICCI ने आंका है एट -4.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, डायना रिग का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, एक्ट्रेस अभिनेत्री थी डायना रिग जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जानी मानी ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिग का हाल ही में निधन हो गया, जो 1960s के कल्ट शो एवेंजर्स से जिन्होंने नाम कमाया था। 10 सितंबर को 82 ईयर्स की एज में उनका डेथ हो गया। इसके अलावा उनका काफ़ी लंबा करियर रहा है थिएटर्स में और वो जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों में भी आई हैं और उन्हें लास्ट देखा गया है सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, बैंक उधारकर्ताओं को राहत के अंकलन के लिए हाल ही में हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि उस कमेटी के चेयरमैन हैं जो हाल ही में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गठन की है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जो कि असेस करेंगी ऑफ रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सीएजी ऑफ इंडिया जो कि है राजीव महर्षि, जो कि मेजर करेंगे कि कोविड-19 रिलेटेड मोरेटोरियम का हमारे नेशनल इकोनॉमी पर क्या असर है। इसके अलावा इसको लेके एक केस भी फाइल हुआ है जिसमें सुनवाई चल रही है कि ये जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम दिया है इस पे जो अक्रूड इंटरेस्ट है उस पर वेवर किया जाए या नहीं किया जाए। इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो 1 हफ्ते में सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो इन बातों पे भी सजेशंस देंगे कि कैसे जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया है उसे कैसे सही ढंग से मिटिगेट किया जाए और इसके ऊपर क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते, इन पर भी चर्चा की जाएगी इस कमेटी में। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ है और उनके अध्यक्ष कौन कौन है। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। सेबी रेजिक्स एडवाइजरी की अध्यक्ष है उषा थोरट। कॉन्ट्रैक्टर्स को श्योरिटी बॉन्ड ऑफर करने की जो पॉसिबिलिटी है उसे एग्जामिन करने के अध्यक्ष है जी श्रीनिवासन। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो कमिटी पैरामीटर्स बिठाएगी उनके अध्यक्ष है केवी कामत और कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के अध्यक्ष है राजेश वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, उस पुलिस ऑफिसर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का खिताब पहनाया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, पूनम खत्री। पूनम खत्री को क्राउन किया गया है एज द वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019। तो वुशु एक चाइनीज टर्म है फॉर मार्शल आर्ट्स। और हाल ही में आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है और शांतनु नारायण जो कि अडोब ग्रुप के चेयरमैन और चेयरमैन एंड सीईओ हैं, उन्हें हाल ही में अवार्ड दिया गया था 2020 लीडरशिप अवार्ड। इसके अलावा मिस सुधा पेनुली को नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूनम खत्री के बारे में। तो भारत की वुशु स्टॉलवर्ट पूनम खत्री को अब वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस मिल गया है और उनका जो सिल्वर मेडल है
ऑफ द वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का अब उसे गोल्ड मेडल में अपग्रेड किया गया है। पिछले वर्ष पूनम ने फाइनल वो हार गई थी तो अपने ईरानियन ओपोनेंट मरियम में इन दी 75 kg कैटेगरी। बट हाल ही में मरियम का जो डोप टेस्ट है वो फेल हुआ है और उसके बाद पूनम खत्री का जो मेडल है उसे अपग्रेड किया गया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दी गई है इंडियन वुशु एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सुहेल अहमद द्वारा। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई शिकायत हो या फिर सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।